ट्रेडमिल पर चलते हुए ही उसने सोचना शुरू कर दिया और अपना पहला डिसीजन लिया। अब चाहे वो हरप्रीत कोई भी हो, लेकिन अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उसका खात्मा तय था। साथ ही अभिनव उसकी स्मूथ थेरेपी को भी पूरी तरह से तबाह करके सिर्फ अपनी माँ के नुस्खे वाली क्रीम को दुनिया के सामने लाना चाहता था। यही सोचते हुए उसे अचानक कुछ याद भी आया। उसने अभी अभी एक कंपनी खरीदी थी जो उसके किसी काम की नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो उस कंपनी को अपनी माँ के नाम पर करके उनके नुस्खे और मेहनत को इंसाफ दे सकता था। अभिनव को उसका ये प्लान पूरी तरह से काम करता दिख रहा था। भले ही लोगों के हिसाब से बदला लेना बुरी बात थी, लेकिन अभिनव को इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी और लाइट एक्सरसाइज करके अभिनव जिम से बाहर आ गया और अब उसे काफी रिलैक्स भी महसूस हो रहा था। डॉन को फोन करके वो अपनी गाड़ी भी जिम मंगवा चुका था और अब वो जाकर सीधा भारती से बात करना चाहता था, क्योंकि अभिनव के पास ना तो भारती का एड्रेस और ना ही उसका फोन नंबर था। इसीलिए वो फिर से गाड़ी लेकर शमशान की ओर वापस चला गया। उसे लगा कि वो अभी भी वही होगी, लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था। अभिनव इधर उधर घूमते हुए फिर से उस जगह पर चला गया जहां भारती और वो बैठे थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भारती वाकई अभी भी उसी बेंच पर बैठी सिसक रही थी। अभिनव के उस पर इल्जाम लगाने से शायद उसका दिल टूट चुका था। वो उसके पास चलकर आया और उसने धीरे से कहा, भारती। भारती ने तुरंत गर्दन ऊपर करके देखा और उसके आंसुओं के बीच अब मुस्कान आ गई। टाइगर बाबा, आप सच में वापस आ गए। खुशी के मारे भारती अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। अभिनव ने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, हमें यहां से चलना होगा, कुछ बात करनी थी आपसे। भारती ने तुरंत ही हामी में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है, चलो। अभिनव उसके साथ अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर गाड़ी को किसी शांत जगह पर ले गया। उसने गाड़ी रोकते ही अपने सवाल बरसाना शुरू कर दिए। आप इतने सालों से कहाँ थी और क्या कर रही थी, और आपके बाल बच्चे कहाँ हैं? अभिनव उसका हाल देखकर यह भी पूछना चाहता था कि वो भिखारियों जैसे क्यों रह रही थी, पर उसे लगा कि शायद ये बात भारती को चुभ सकती थी। उसके सवाल को सुनकर भारती ने गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखकर कहा, उस रात मैंने सिर्फ आपकी मां को ही नहीं खोया था, मैं अपना दिमाग भी खो बैठी थी। उसने फिर गर्दन अभिनव की ओर पलटाई। अभिनव ने देखा कि उसके चेहरे पर आंसू निकल आए थे। उसने आगे कहा, मैं अपने इकलौते बेटे विराट को भी खो चुकी थी। उस रात घर पहुंचते ही मैंने देखा कि वो जमीन पर उल्टा अपने हाथ फैलाए लेटा था। मैंने उसे आवाज दी पर वो नहीं जागा। उसके चेहरे के पास हाथ लगाया तो महसूस किया कि उसकी सांसें अब नहीं चल रही थी। इससे पहले कि उसे आखिरी बार अपनी गोद में लेकर मैं रो भी पाती, मुझे अपने ही घर से भागना पड़ा। वो लोग उस फॉर्मूला के पीछे पड़े थे जिसके सामने उन्हें ना मेरे मासूम बेटे की जान दिखी थी और ना ही मेरी दिखती। वो आपकी उम्र का था टाइगर, और उसे नहीं बचा पाई। भारती अपनी बात खत्म करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसके अंदर के दर्द से अभिनव की रूह तक कांप उठी थी। वो भी रोने की ही कगार पर था, यह जानकर कि सिर्फ उसके परिवार के लिए इस औरत ने अपनों को खो दिया था। अभिनव भले ही शहर में टाइगर बनकर सबसे बड़ा था, लेकिन वो अभी इस औरत की वफादारी के एहसान में दबकर अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। सिर्फ उसकी मां को दिए हुए वादे को निभाने के लिए भारती ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया था, और यही बात अभिनव को बेचैन करे जा रही थी। उसे अब महसूस हुआ था कि इस दुनिया में अमीर लोगों और खोखले लोगों के बीच क्या अंतर होता है। अभिनव थोड़ा झुका और उसने फपकती हुई भारती को अपने सीने से लगा लिया। उसे अब इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसने कितने गंदे कपड़े पहन रखे थे। मुझे माफ कर दो टाइगर। भारती अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अभिनव की भी आंखें भर आई और उसने उसका सिर थपथपाते हुए धीरे से कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। प्लीज, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मैं मेरी तरफ से
और अपने माँ बाप की तरफ से भी माफी मांगता हूँ आपसे। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। अभिनव का आखिरी शब्द सुनते ही भारती हैरान हो गई और वो धीरे से अभिनव से थोड़ी दूर हटी। आपने अभी क्या कहा? अभिनव की बात पर भारती को विश्वास नहीं हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।